हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का पहला पार्ट परिमेय संख्याओं का परिचय यानी इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे। इस पूरे पार्ट में जो जो इम्पॉर्टेंट बातें हमारे काम में आने वाली है वो सारी छोटी छोटी बातें हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे, जिससे कि हमें प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। परिमेय संख्याओं का पहला टॉपिक जो संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं हमारे नंबर सिस्टम में। तो संख्याएं नंबर सिस्टम में सबसे पहली जो संख्या है वो है प्राकृत संख्या। जो ये सब हम वो पढ़ रहे हैं जो आप पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको एक बार रिवीजन ज़रूरी है। तो सबसे पहले है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती है जो कि किसी भी वस्तु की गिनती करने में काम में आती है। जैसे कि इसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर एन से दिखाते हैं और इसको हम लिखते हैं क्या होती है। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट यानी अनंत तक होती है। तो ये होती है प्राकृत संख्याएं, यानी वो संख्याएं जो किसी भी वस्तु की गिनती करने में या गणना करने में काम आती है, या इनको और क्या हम बोलते हैं, गणन संख्याएं। गणन संख्याएं यानी वो संख्या जो गणना करने के काम आती है, गिनती करने के काम आती है। ठीक है, तो ये हो गई प्राकृत संख्याएं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं क्या होती है और क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी? हमारे पास प्राकृत संख्याएं थी पहले से, लेकिन जैसे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को कैपिटल W से दिखाते हैं, इसको लिखते हैं। और ये कहाँ से शुरू होती है? ज़ीरो से। यानी जब प्राकृत संख्याओं के अंदर ज़ीरो नहीं था, तो अगर कोई हमारे पास में कोई वस्तु है ही नहीं, जैसे कि आज क्लास में कितने बच्चे हैं, आज कोई बच्चे नहीं आए, सारे बच्चे एब्सेंट हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ज़ीरो बच्चे प्रेजेंट है। तो जब ज़ीरो की आवश्यकता पड़ी तब पूर्ण संख्याओं की खोज हुई और पूर्ण संख्याओं को बोला गया होल नंबर्स। इसमें ज़ीरो भी ऐड होता है। तो अगर प्राकृत संख्याओं का समूह जो हमारे पास में 1 2 3 4 5 है, इसमें ज़ीरो भी ऐड कर दिया जाए, ज़ीरो भी मिला दिया जाता है, तो ये संख्याएं कहलाती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे को कौन सी संख्याएं आती है? पूर्णांक। पूर्णांक जो है पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं? हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ ली 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्याएं पढ़ ली 0 1 2 3 4। अब ज़ीरो से पहले क्या आता है? ज़ीरो से पहले जो आते हैं वो होते हैं पूर्णांक, यानी ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और ज़ीरो, ये पूरा समूह जो होता है ये इंटीजर्स कहलाता है। जैसे i क्या होगा? जैसे -3, -2, -1, 0, 1 2 3, इस तरह से इस तरफ भी और इस तरफ से इस तरफ भी। तो दोनों तरफ जो है, यानी इस तरफ जो संख्याएं हैं ये तो क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक। ये क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक। जो धनात्मक मतलब जो प्लस वाले हैं, ये है ज़ीरो। और इधर वाले क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, यानी माइनस वाले संख्याएं, ये कहलाती हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये हो गया पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आया? पूर्णांक में आया संख्या का। पूर्णांक की परिभाषा अगर हम पूछें तो क्या होती है? संख्याओं का एक बड़ा समूह जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल है। पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं तो है ही, ये देखिए ये वाला समूह जो है ये पूर्ण संख्याओं का है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्याएं तो है ही, साथ में क्या और आ गई है? ऋणात्मक संख्याएं। अब यहाँ पर हम क्या कह देते हैं? पूर्णांक में क्या क्या आ रहा है? ऋणात्मक पूर्णांक आ रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक आ रहे हैं और ज़ीरो भी आ रहा है। तो ये पूरा समूह जो है पूर्णांक कहला रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा जो पाठ का नाम है वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स।
रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जिनको हम, इसकी मैं आपके लिए परिभाषा लिख देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसी संख्याएं जिनको प्लस माइनस p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको प्लस माइनस p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या है, जहाँ p और q, p एंड q क्या है, पूर्णांक है। अभी हमने पढ़ा था पूर्णांक क्या होता है। तो p और q क्या है, पूर्णांक है। और q, सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे q बराबर नहीं होना चाहिए ज़ीरो के। मतलब जो ये q है, हर में जो संख्या है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। q बराबर नहीं होना चाहिए ज़ीरो के। और p जो है वो ज़ीरो हो सकता है, p बराबर ज़ीरो हो सकता है। क्या बताई मैंने परिभाषा, वापस से समझिए। परिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जिनको मैं प्लस माइनस p बटा q के रूप में लिख सकती हूँ। अब p बटा q के रूप में लिख सकती हूँ मतलब उदाहरण देखिए। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा 6/7, माइनस 6/7 लिखा मैंने। तो यहाँ पे ये माइनस की संख्या भी हो सकती है, मैं 2/3 भी लिख सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो नीचे जो मैं संख्या लिख रही हूँ, जैसे एक और संख्या मैं लिखूँ, अगर मैं लिखूँ 2/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर में ज़ीरो लिख दिया और ये हर जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं ज़ीरो लिख सकती हूँ, 0/2 लिख सकती हूँ, ये एक परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन 2/0 जो है वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो ये हो गई, हमने कुछ परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, परिमेय संख्याओं की परिभाषा। अब हम पढ़ लेते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो देखिए, अब हमारा पहला टॉपिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं हम, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं? इन गुणधर्मों में पहला गुणधर्म पढ़ लेते हैं हम। पहला गुणधर्म है, पहला गुण है इसका संवृत गुणधर्म। संवृत गुणधर्म क्या होता है और वो परिमेय संख्याओं के लिए किस तरह लागू होता है? संवृत गुणधर्म का मतलब है कि अगर हम दो परिमेय संख्या ले रहे हैं और उनको अगर हम कोई भी संक्रिया कर रहे हैं, जोड़, गुणा, भाग या बाकी कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर दो परिमेय संख्या ले रहे हैं और वापस हमारा जो उत्तर आ रहा है वो भी अगर एक परिमेय संख्या आ रही है, तो हम कह देंगे कि ये परिमेय संख्याओं के इन परिमेय संख्याओं में कौन सा गुण लागू हो रहा है? संवृत गुणधर्म लागू हो रहा है। जैसे मैं इस संवृत गुण को एक पूर्ण संख्या के लिए उदाहरण लेके बताती हूँ आपको। जैसे मैंने एक पूर्ण संख्या ली 5, ये मैं किसके लिए बता रही हूँ? पूर्ण संख्या के लिए। इसके बाद में हम परिमेय संख्या की बात करते हैं, पहले आपको समझ में आ जाए कि संवृत गुणधर्म होता क्या है। जैसे मैंने एक पूर्ण संख्या ली 5, एक पूर्ण संख्या ली 2, 5 + 2 कितना आया? 7। तो 5 भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है और 7 जो उत्तर आया वो भी एक पूर्ण संख्या ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन पूर्ण संख्या हम क्या बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए संवृत गुणधर्म लागू होता है। तो ये तो हमने बात करी पूर्ण संख्याओं की। अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं में क्या संवृत गुणधर्म लागू होता है? जैसे मैंने एक परिमेय संख्या ली 5/2, दूसरी परिमेय संख्या ली 7/2। इनको हमें जोड़ करना है। तो देखिए, जब हर समान होता है, ये अंश होता है ऊपर वाला, आपको पता है ये अंश होता है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। तो जब हर समान होता है और जोड़ होती है परिमेय संख्याओं की, तो हर ऐसा कैसे लिख दिया जाता है और अंश को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 5 + 7 कितना हो गया? 12/2।
तो ये हो गया 12/2। तो अभी हमने क्या करा, परिमेय संख्या ली 5/2, उसको जोड़ा परिमेय संख्या 7/2 में, उत्तर आया हमारा 12/2। तो यहाँ पे देखिए 5/2 भी एक परिमेय संख्या है, 7/2 भी एक परिमेय संख्या है और 12/2 भी एक परिमेय संख्या है। अब 12/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 भी लिख सकती हूँ। इसको काटेंगे हम तो उत्तर 6 आया। तो कहने का मतलब हमने दो परिमेय संख्या को जोड़ा तो हमें जो उत्तर मिला वो भी एक परिमेय संख्या मिली। तो हम क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए संवृत गुणधर्म लागू होता है, या हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं, हम कह सकते हैं परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्याएं संवृत गुणधर्म के अंतर्गत आती है। तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जो है योग, अभी हमने योग पढ़ा, संवृत गुणधर्म में भी हमने क्या पढ़ा है, अभी योग पढ़ा है यानी एडिशन। परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत है या होती है। तो हमने संवृत गुणधर्म में पहला गुण योग में पढ़ा, तो ये योग की हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं, इन संवृत गुणधर्म में ही हम बात कर लेते हैं व्यवकलन यानी घटाव की। तो क्या परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत होती है? जैसे मैंने लिखी 7/3 माइनस 5/3। अब मैं इनका व्यवकलन करूंगी, घटाऊंगी। जब हर समान होता है तो उसको ऐसे कैसे लिख दिया जाता है, और अंश को जोड़ना है तो जोड़ते हैं, घटाना है तो घटाते हैं। 5 यहाँ पे हो गया 7 माइनस 5/3, तो 7 माइनस 5 हो गया 2 और ये आ गया 2/3। तो हमने घटाया, तो घटाने पर जो हमको संख्या, जब हमने दो परिमेय संख्याओं को घटाया तो उत्तर में भी हमको क्या मिली, परिमेय संख्या है। तो अतः हम क्या कह देंगे, परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है। हम ये संवृत गुण पढ़ रहे हैं तो हम कह देंगे ये व्यवकलन के अंतर्गत भी क्या है, संवृत है। तीसरा हम पढ़ लेते हैं गुणा। क्या परिमेय संख्याएं गुणा के अंतर्गत संवृत है? यानी हम क्या करें, दो परिमेय संख्याएं ले, 2/3 गुणा 5 मान लीजिए 3 लिया मैंने। तो जब गुणा होता है तो क्या होता है, ऊपर अंश अंश आपस में गुणा हो जाते हैं और हर गुणा होते हैं। तो ये आ गया 5 गुणा 2 10, 3 गुणा 3 9। तो यहाँ पे जो 10/9 आया ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हम कह देंगे अतः परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत है। और चौथा पढ़ लेते हैं इसी संवृत गुणधर्म के अंतर्गत भाग। जैसे मैंने लिखा 5/3 भाग 4/5। अब जब भाग होता है तो देखिए भाग को हम हल कैसे करते हैं, 5/3। जब भाग को हल करना होता है, भाग की जगह हम लगा देते हैं गुणा का निशान, और अगले वाली जो संख्या है ये 4/5, इसको मैं व्युत्क्रम यानी उल्टा कर दूंगी, ये हो जाएगा 5/4। अब हम इसको हल कर देंगे, 5 गुणा 5 25, 4 3 12। तो हमारा उत्तर आया 25/12। ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है 25/12। लेकिन अगर यहाँ पर जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा 5 एक परिमेय संख्या है, इसका भाग अगर देने वाली संख्या जिसमें हम इसका भाग देंगे अगर वो 0 हुआ तो जो इसका उत्तर आएगा वो क्या होगा,
वो जो है अपरिभाषित, इसका जो उत्तर है, इसका जो उत्तर है वो अपरिभाषित होता है, यानी इसका उत्तर हम नहीं निकाल सकते। तो हम क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत है अगर Q 0 नहीं है। जिस संख्या, ये मान लीजिए हम P कहते हैं, इसको मान लीजिए हम Q कह रहे हैं, तो अगर परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत कब होगी, जब Q 0 नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। नहीं है, और है कब, अगर Q 0 नहीं है तब तक तो वो संवृत है, और अगर उसमें 0 है, अगर Q 0 है तो वो संवृत नहीं होगी। तो ये हम परिमेय संख्याओं की बात कर चुके हैं, परिमेय संख्याओं के संवृत गुणधर्म की बात कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय गुण की। अब हम कौन सा गुण पढ़ रहे हैं, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता गुण की बात कर रहे हैं। क्रम विनिमयता गुण क्या होता है कि अगर मैं किसी पूर्ण संख्या, मान लीजिए मैं इसको एक पूर्ण संख्या पर पहले बात करती हूँ, उसके बाद हम परिमेय संख्या पे बात करेंगे। जैसे मैंने एक संख्या में 5 में 2 जोड़ा, मेरा उत्तर क्या आया, 7। मैं आपको समझाती हूँ क्रम विनिमयता गुण होता क्या है, फिर हम परिमेय संख्या पे देखेंगे इसको। 5 + 2 होता है 7। अगर मैं 2 लिखूँ पहले और फिर लिखती हूँ 5, 2 + 5 कितना होगा, 7 ही होगा। यानी दो संख्याओं को जोड़ने का क्रम अगर बदल दिया जाता है तो भी उत्तर क्या आता है, समान उत्तर आता है, वही उत्तर आता है। तो इस गुण को बोलते हैं क्रम विनिमयता गुण। तो ये क्रम विनिमयता गुण को हम पढ़ लेते हैं किस पर, परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याओं के लिए ये गुण कैसे लागू होता है, देखिए हम उदाहरण ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं योग, कि क्या योग पर क्रम विनिमयता गुण लागू होता है। जैसे मैंने संख्या ली, परिमेय संख्या 2/5, दूसरी मैंने संख्या ली 4/5, ठीक है। इनको मुझे योग करना है, तो जब हर समान है तो हर ऐसा कैसे आ जाएगा और अंश जुड़ जाएगा। 2 + 4 6, 6/5। तो 6/5 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या कह सकते हैं कि योग जो है, परिमेय संख्याएं जो है वो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। परिमेय संख्याओं में योग क्या है, क्रम विनिमय है। परिमेय संख्याओं में योग क्रम विनिमय है। अब मैं योग के बाद में बात कर लेती हूँ व्यवकलन की। तो देखिए, क्या व्यवकलन भी क्रम विनिमय है इन संख्याओं के लिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया 2/5 - 4/5, ये मैं कर रही हूँ। तो देखिए ये 5 आ जाएगा, ये 2 - 4। अब 2 - 4 कितना होता है, -2, -2/5 उत्तर आया। तो -2/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगर मैं इस क्रम को बदल रही हूँ, अगर मैं क्रम बदल के लिखती हूँ 4/5 - 2/5, तो उत्तर क्या आ रहा है, देखिए 4 - 2, ये उत्तर आया 2/5। क्या हमारा उत्तर सेम है, यहाँ पे -2/5 आ रहा है और यहाँ पे 2/5 आ रहा है, उत्तर सेम नहीं आ रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन
क्रम विनिमय नहीं है। व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। देखिए ऊपर योग था, योग थोड़ा सा अधूरा रह गया। मैं आपको बताना चाह रही थी कि इनका क्रम, यहाँ पे देखिए उत्तर क्या आया, 6/5 आया था। अगर मैं ये क्रम बदल देती हूँ 2/5 प्लस 4/5, इसको मैं 4/5 प्लस 2/5 कर रही हूँ, तो भी देखिए उत्तर क्या आएगा, 4 + 2 6/5। उत्तर 6/5 ही आ रहा है। क्रम बदल दिया मैंने संख्याओं का। यहाँ पे मैंने 2/5 प्लस 4/5 किया था, इसी को मैं पहले 4/5 लिख के फिर प्लस 2/5 कर रही हूँ, तब भी मेरा उत्तर क्या आ रहा है, 6/5। तो मेरा उत्तर दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है। तो मैंने लिखा कि परिमेय संख्याओं में योग क्रम विनिमय है। जबकि व्यवकलन के अंदर मैंने क्या करा, जब मैंने क्रम बदला संख्याओं का तो मेरा उत्तर अलग आया। पहले मेरा आया -2/5, फिर आया +2/5। तो परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। अब हम तीसरा पढ़ लेते हैं, गुणा। क्या परिमेय संख्याओं के लिए गुणा क्रम विनिमय है? देखिए जैसे मैंने लिखा 2/3, 2/3 गुणा मैंने किया 4/5। इनको मैं गुणा करती हूँ तो मेरा उत्तर आता है 4 दूनी 8 बटा 5 तेरी 15। मेरा उत्तर आया 8/15। अब मैं इन संख्याओं का क्रम बदल देती हूँ। मैं लिख देती हूँ 4/5 गुणा 2/3। उत्तर देखो 4 दूनी 8, 5 तेरी 15। उत्तर दोनों में, दोनों कंडीशन में उत्तर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। उत्तर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, परिमेय संख्या, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, परिमेय संख्या के लिए गुणन, कौन सी संक्रिया पढ़ी हमने, गुणन क्रम विनिमय है। गुणन क्रम विनिमय है। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने गुणा। इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं भाग। देखिए भाग क्या क्रम विनिमय होता है। जैसे मैंने लिखा 2/5 भाग 5/6। भाग को हल करते हैं तो क्या करते हैं हम, 2/5 भाग की जगह गुणा लिख देते हैं और अगली संख्या को हम व्युत्क्रम पलट देते हैं। तो ये आ गया 6 दूनी 12/25। और अगर मैं करती हूँ 5/6 भाग, अगर मैं इस संख्या को पलटूंगी तो क्या हो जाएगा, 5/6 भाग 2/5। तो पलट रही हूँ, आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2। उत्तर देखिए क्या आएगा, 25/12। तो हमारा दोनों का उत्तर जो है ये सेम नहीं है। दोनों उत्तर क्या है, सेम नहीं है, अलग अलग है। तो हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्याओं के लिए भाग जो है वो क्रम विनिमय नहीं है। तो परिमेय संख्याओं के लिए क्या क्या क्रम विनिमय है, देखिए जोड़ जो है, योग जो है वो क्रम विनिमय है। व्यवकलन जो है, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। गुणन जो है वो क्रम विनिमय है। और भाग जो है वो क्रम विनिमय नहीं है। भाग क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरा गुण क्या है, क्रम विनिमयता। अब हम पढ़ लेते हैं तीसरा भाग, तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा गुण। इसका तीसरा गुण है साहचर्यता। तीसरा गुण पढ़ लेते हैं हम। तीसरा गुण है हमारा साहचर्यता। साहचर्यता गुण क्या होता है कि ये किन्हीं भी 3 संख्याओं के लिए लागू होता है। जैसे कि मैंने करा 2 + 3 + 4, ये 3 संख्या है हमारी। इन 3 संख्याओं में मान लीजिए पहले मैं इन 2 संख्याओं का योग कर रही हूँ, इन 2 संख्याओं का योग कर रही हूँ और फिर उस योग को मैं तीसरी संख्या में जोड़ रही हूँ। तो पहली 2 संख्याओं का योग किया मैंने, कितना आया, 5, और इसमें जोड़ा मैंने 4, 5 + 4 हो गया 9। ये 9 उत्तर आया। अगर मैं इसी को मैं ऐसे करती हूँ, इन दोनों संख्याओं को साथ में जोड़ती हूँ और 2 को अलग रखती हूँ, तो देखिए 3 + 4 कितना हो गया, 7, 2 + 7 हो गया 9। दोनों कंडीशन में मेरा उत्तर जो है वो समान आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये होती है साहचर्यता की प्रॉपर्टी, साहचर्यता गुण। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं योग में।
कि क्या परिमेय संख्याओं में योग जो है वो साहचर्य होता है या नहीं होता। तो जैसे मैंने एक परिमेय संख्या ली 2/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3, ये मैंने इन दो को मैं पहले जोड़ रही हूँ। तो देखिए कैसे होगा हल। ये 2/3 प्लस इन दोनों को मैं जोड़ूंगी तो पहले ये 3, ये 1 + 2, 1 + 2, इसको मैंने हल किया तो ये आ गया 2/3 प्लस 3/3, और इसको हमने आगे जोड़ा तो ये 3 नीचे, 2 + 3, उत्तर आया 5/3। अब मैं इसका क्रम अगर बदल लूँ, हम क्या प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कौन सा गुण पढ़ रहे हैं, साहचर्यता गुण। इस साहचर्यता में साहचर्यता गुण जो है वो साहचर्यता, आप देखिए यहाँ पे 5/3 उत्तर आ गया। अगर मैं अब इसको साहचर्य गुण यहाँ पे लागू करती हूँ, 2/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3, इन दोनों को अगर मैं पहले जोड़ रही हूँ तो देखिए कैसे होगा। इन दोनों को पहले जोड़ूंगी तो 2 + 1 ये प्लस 2/3, इसको आगे हल करती हूँ तो देखिए ये कितना आएगा, 3/3 प्लस 2/3, यह आ गया 5/3। तो देखिए यहाँ पे 5/3 उत्तर आया, और ऊपर मैंने जब दूसरे क्रम को लेकर हल किया था तब भी मेरा उत्तर कितना आया था, 5/3। यानी मैं क्या लिख सकती हूँ, परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य है। अब हम योग के बाद में पढ़ लेते हैं व्यवकलन। साहचर्य गुण के लिए ही हम पढ़ रहे हैं व्यवकलन। तो देखिए परिमेय संख्याओं का हम व्यवकलन कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 2/3 माइनस 4/5 माइनस 1/2 माइनस 1/5 कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे भी मैं 3 की जगह 5 ही लिख रही हूँ ताकि हमको आसानी से ये जोड़ बाकी जो भी है आसानी से हो पाए। तो देखिए 2/5 माइनस, पहले हमको ब्रैकेट को हल करना होता है, ये ब्रैकेट, ये 4 - 1, इसको हम हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2/5 माइनस 4 - 1 कितना हो गया, 3, ये 3/5। तो यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे, ये 5 तो नीचे आ गया, 2 - 3, और 2 - 3 हो गया -1, हमारा उत्तर आया -1/5। अब अगर मैं, ये पहला तरीके से हमने किया। अब साहचर्य गुण को हमको देखना है, हमको 4, अगर मैं ये करती हूँ तो क्या ये उत्तर समान आता है, हम चेक करते हैं। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, 2 - 4/5 माइनस 1/5, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 - 4 कितना हो गया, -2/5, और ये -1/5। तो देखिए इसको हल करेंगे, ये 5 ऊपर -2 -1, उत्तर आएगा -3/5। तो क्या हमारा उत्तर समान आ रहा है, इसको देखिए और इसको देखिए, उत्तर समान नहीं आ रहा। तो हम क्या कह देंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है। परिमेय संख्या के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है।
ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन, दूसरा टॉपिक था। इसके बाद में तीसरा टॉपिक है गुणन। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन जो है वो साहचर्य है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, जैसे कि मैंने लिखा 1/2 गुणा 3/2 गुणा 5/2। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को पहले गुणा कर रही हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 गुणा 5/2। इसको हल करा, 5 3 15 और 4 दूनी 8, ये उत्तर आता है। इसी को मैं अगर ब्रैकेट चेंज कर देती हूँ, ब्रैकेट जो है पीछे वाली दो संख्याओं पे लगा देती हूँ, तो देखिए उत्तर क्या आता है, 1/2 गुणा 5 3 15 और 2 दूनी 4, और इसको हल किया तो 15 एकम 15 और 4 दूनी 8। मेरा उत्तर जो है दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, समान आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि गुणन, क्या परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है। ये हो गया गुणन के लिए। चौथी चीज़ और लास्ट चीज़ में है भाग, कि क्या परिमेय संख्याओं के लिए भाग जो है वो साहचर्य है कि नहीं। तो जैसे मैं करूँ 5/2 भाग 3/2 भाग 4/2। अगर मैं इन पहले दो संख्याओं को हल करके तीसरी संख्या में भाग दे रही हूँ और इसके बाद में मैं इसका क्रम बदल देती हूँ, इस तरह से करती हूँ, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो कभी भी सेम नहीं आएगा। उत्तर जो है सेम नहीं है, दोनों का उत्तर जो है वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्याओं के लिए भाग जो है, भाग भी क्या है, साहचर्य नहीं है। भाग भी क्या होगा, साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली है यहाँ पे। तत्समक, पहले हम बात कर लेते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होते हैं। योज्य तत्समक, जैसे मैंने किसी संख्या 5 में मैंने 0 जोड़ा, 5 में मैंने 0 जोड़ा तो क्या आया, 5 ही आया। मैंने कोई परिमेय संख्या ली 2/3 में मैंने 0 जोड़ा, 2/3 में मैंने 0 जोड़ा तो उत्तर क्या आया, 2/3। कहने का मतलब किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ रहे हैं तो हमें वापस क्या मिल रही है, वही संख्या मिल रही है। इसी को हम बोलते हैं योज्य तत्समक। तो इसको, ये परिमेय संख्या 2/3, इसमें मैंने 0 जोड़ा, वापस परिमेय संख्या मुझे क्या मिल गई, 2/3। तो मैं क्या कह सकती हूँ, परिमेय संख्या के लिए शून्य, हमने 0 की बात करी, 0 को बोलते हैं शून्य। शून्य एक तत्समक, शून्य एक तत्समक है। तो शून्य जो है एक तत्समक है, इसको हम योज्य तत्समक भी कह सकते हैं। तत्समक है, इसी को हम बोलते हैं योज्य तत्समक। यानी इसके अंदर अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो उत्तर हमारा क्या आता है, वापस वही परिमेय संख्या आती है। तो पहली चीज़ हमने पढ़ ली योज्य तत्समक। फिर दूसरी बात, फिर हम पढ़ते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, अगर किसी परिमेय संख्याओं को 1 से गुणा करते हैं, जैसे गुणात्मक तत्समक में हम क्या लिखते हैं, 1 जो है वो परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक है।
इसका क्या मतलब, जैसे मैंने किसी परिमेय संख्या a को 1 से गुणा किया तो वापस मुझे क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। जैसे मेरी कोई परिमेय संख्या है 2/3, उसको मैं 1 से ही गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2/3, वापस वही परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो वापस वही परिमेय संख्या मिलती है, और इसी को बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। तो परिमेय संख्याओं के लिए कौन गुणात्मक तत्समक है, एक जो है वो परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारा है योज्य प्रतिलोम। ये सभी शब्द जो है आपको प्रश्नावली हल करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि किसी भी संख्या, मान लीजिए 2/5 में क्या जोड़ा जाए कि जो उत्तर है मुझे 0 मिले। तो क्या जोड़ा जाए, 2/5 के अंदर मैं इसका ही ऋण लगा दूं और -2/5 लिख दूं, 2/5 -2/5, तो उत्तर क्या मिलेगा, 0। तो अगर मैं पूछूं कि 2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, यहाँ पे मैं खाली जगह रख दूं तो क्या होगा, -2/5। तो इसको मैं सीधी सी भाषा में लिख दूं कि a/b का योज्य प्रतिलोम, a/b कोई भी एक परिमेय संख्या है तो a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -a/b। a/b संख्या को हमें सेम रखना है, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देना है। तो किसी भी परिमेय संख्या का ऋणात्मक, इसका हम क्या लिख सकते हैं, अतः किसी भी संख्या में उसी का ऋणात्मक या योज्य प्रतिलोम, किसी भी संख्या में उसी का ऋणात्मक या योज्य प्रतिलोम जोड़ा जाए तो हमें शून्य प्राप्त होता है। तो इसी को बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, यानी किसी भी संख्या का नेगेटिव या ऋणात्मक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए एक और शब्द है यहाँ पे जिसको वो भी हमें आना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स, रेसिप्रोकल। तो गुणात्मक प्रतिलोम को हम समझ लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यानी जैसे मेरे पास में संख्या है 8/21, 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 8/21 में मैं क्या गुणा करूं कि मुझे उत्तर क्या मिले, 1। तो मुझे 8/21 में क्या गुणा करना चाहिए, 8/21 का ही व्युत्क्रम गुणा करना चाहिए। व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, यानी इसका जो अंश है उसको मैं हर में ले जाऊं और हर को मैं अंश में ले आऊं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 21 से 21 कट गया और 8 से 8 कट के उत्तर हमारा क्या आ गया, 0। तो ये होता है व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। यानी अगर a/b है तो a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, b/a। यानी अगर मैं a/b को गुणा करूं b/a से तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। तो यहाँ पर हमारा जो है प्रश्नावली 1.1 के लिए जो परिचय है वो समाप्त होता है। तो इसके बाद में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का हल। तो प्रश्नावली 1.1 का हल देखने के लिए आपको जो है मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे, और इस प्रश्न जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है इस पूरे वीडियो के दौरान, वो उनमें से अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके यूज़फुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए।